रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया आर्यन। ओके, बॉन्ड एंथैल्पी हुआ है क्या आर्यन? बॉन्ड एंथैल्पी सर रेजोनेंस। बॉन्ड एंथैल्पी हो गया था। हाँ रेजोनेंस बचा है क्या? रेजोनेंस किया था हमने थोड़ा। हो गए रेजोनेंस पे। अच्छा, चलो इसमें रेजोनेंस कराते हैं। सर रेजोनेंस हो गया है। हो गया रेजोनेंस। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ लोकेशंस, ऐसा यस फॉर्मूला। सर। हाँ सर पढ़े। वेरी गुड वेरी गुड। तो कार्बोनेट आयन का एक बार बना के दिखाओगे क्या? कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बताओ? सर ये भी हो गया था। तो लास्ट क्लास में O3 का किया था हमने। अच्छा, गॉट इट। PO4 का भी किया था। हाइब्रिड, अच्छा PO4 का भी किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, नया शुरुआत करते हैं। तो रेजोनेंस में तुमने समझ लिया हाइब्रिड कैसे बनता है, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्म। अच्छा बताओ। सर जो हम चार्ज देते हैं उसको सेंट्रल एटम को गिनते नहीं है ना? नहीं नहीं, उस पे नहीं, सिर्फ जिस पे होता है। देखो ऑक्सीजन ही पे तो था, है ना? बोलो, तो ऑक्सीजन पे रहेगा वो चार्ज। सर हम वो करते हैं ना टोटल चार्ज बाय टोटल, मतलब हाँ, अगर लोकेशन। मतलब पूछा है क्वेश्चन में कि इस पे कितना चार्ज आएगा, तो कितना आएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस या टोटल हाँ नंबर तो ऑफ। वही पूछ रहा था कि मतलब बाय 4 नहीं करेंगे ना, नहीं नहीं कार्बन को नहीं गिनेंगे ना। नहीं नहीं, कार्बन पे चार्ज नहीं था ना, इसलिए, क्योंकि कार्बन पे कभी चार्ज आया है क्या तीनों स्ट्रक्चर में? देखो नहीं आया, है ना? तो यस ये सर। ये हम लोग ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्यों करते, वो स्ट्रक्चर देखते ना, उसमें है ही नहीं, तो नंबर ऑफ लोकेशंस का मतलब जहां जहां चार्ज था, तो ऑक्सीजन ही पे चार्ज घूम रहा है। चलो, कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला लिखना है। ओके, अब देखें, ये समझ में आ गया। -2/3 आता है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं? VBT। VBT। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड ना होके ऑर्बिटल्स पे बेस्ड है। ऑर्बिटल क्या होता है बताओ? व्हाट इज ऑर्बिटल, इसको पता है? 3D स्पेस जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बहुत हाई होती है। हाँ, फिर वो फिर ऑर्बिटल्स हमारे कैसे होते हैं? जैसे S ऑर्बिटल है, स्फेरिकल होता है। P ऑर्बिटल है, वो डम्बल शेप का होता है, लाइक दैट, है ना, एटसेट्रा। तो ये हमें ऑर्बिटल्स के शेप भी पता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बेस्ड है कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए, यहाँ पे यूज होती है।
किसके लिए इसको बताया गया है? कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ये इससे एक्सप्लेन होता है, आयनिक इससे एक्सप्लेन नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड को तो एक्सप्लेन करने का एक ही तरीका है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, समझे? वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो इसलिए कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप देखना ध्यान से, हाँ, अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो हमें क्या समझ में आता है कि कोई भी बॉन्ड जो बनता है वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। जब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनसे बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन का लें तो H2 जो है वो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, देखो H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है ना, ऐसे s ऑर्बिटल है। ऐसे दूसरे हाइड्रोजन का भी एक s ऑर्बिटल, ये आपस में क्या होता है? ओवरलैप। तो ओवरलैपिंग होती है, हाँ, वो सर कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट लिखा है, मतलब इन दोनों के लिए ये यूज की जाएगी थ्योरी, अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं? केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, लिखेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, इसमें लिखेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, in the formation of hydrogen molecule, there is a minimum energy state when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbitals undergo partial interpenetration, इसी पेनिट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको, बोलो बताओ बच्चों? ओवरलैपिंग। जैसे देखा ऊपर फोटो में, देख रहे हो कि नहीं? ये कौन सा ऑर्बिटल है बताओ? 1s। ये भी कौन सा है? 1s। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 1s1। दूसरे में भी कितने होते हैं? 1s1। अब इसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम ऑर्बिटल शो कर रहे हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल में पढ़ा है ना कि ऑर्बिटल होता है, तो ये ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। लिखेंगे दिस ओवरलैपिंग results in the pairing of electrons, जैसे यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब ओवरलैप होंगी ना तो ये शेयर्ड होकर के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, शेयरिंग में भी इसके पास 2 हो जाएंगे। ओवरलैप इसलिए करते हैं, ऑर्बिटल्स में रिपेलिंग तो होगा, लेकिन चूंकि अगर वो ओवरलैप कर लेंगे ना तो उनकी जो मिनिमम
एनर्जी है वो हमारे पास कंसीडर हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन तो ओवरलैप करते हैं, बट यहाँ न्यूक्लियस भी तो है। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। तो ऐसा होता है किसी भी एटम में, ये काम करता है। देखो ये एक एटम है और एक ये एटम है। तो ये न्यूक्लियस कैसा है बताओ? पॉजिटिव, पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। बताओ न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा कि नहीं? इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं क्यों ये आपस में आता है। रिपेल करेगा कि नहीं बताओ? करेगा। Yes, sir. लेकिन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं अपनी तरफ इसको? हाँ सर करेगा। Yes, sir. और अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है। समझ रहे हो कि नहीं? और ये वाला न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। करेगा। Yes, sir. और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बोलो। तो कितने टाइप Yes, के sir. फोर्स हो गए? रिपल्सिव भी हो गए, अट्रैक्टिव भी हो गए। ओवरऑल कॉम्बिनेशन कैसा बनता है? अट्रैक्टिव का। ओवरऑल कैसा बनता है? अट्रैक्टिव का बनता है। कुछ रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ attractive forces is more than repulsive forces, hence atoms comes near to each other and their orbitals overlap with each other. Overlap with each other. अब तो समझ में आ गया ना? अभी भी डाउट है क्या कोई? No, sir. तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, लेकिन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी आती है? देखो, जो एटम्स है ना, दो ये एटम थे। अच्छा बताओ, जब एटम अलग अलग होंगे तो ये कैसे होंगे? फ्री होंगे ना? कैसे होंगे बच्चों? Free. फ्री होंगे। और यहाँ पे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहे हैं, और यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। देखें, कृपया ध्यान से देखें। बताओ, जब इन्फिनिटी पे मॉलिक्यूल्स होंगे या जो एटम्स होंगे, उनके बीच कितनी एनर्जी होगी? ऑलमोस्ट जीरो होगी। Yes, sir. वाई अट्रैक्टिव फोर्स? ये प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकली ऐसा है। क्यों है वो तो तुम कैलकुलेशन करके देख सकते हो। क्योंकि अगर आर्यन अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। यूनिवर्स में सब कुछ क्या है? एटम से मिलके बना हुआ है, एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करते हैं तो कोई एटम एक दूसरे के पास नहीं आता, और आज ये पूरी दुनिया खत्म हो जाती। देखो देखो, ऐसे आएगा नीचे, ऐसे ऊपर बढ़ जाएगा। समझ गए? तो ये हमको डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम पहले भी बना चुके हैं ना एक बार। कहाँ पे बनाया था बताओ? स्टार्टिंग के चैप्टर में। घरे आए की बात करो, घरे आए की।
ओके देखो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, ध्यान रहे इस बात का कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मिनिमम एनर्जी है कि नहीं बताओ? इस पॉइंट पे मिनिमम एनर्जी है, तो इसी पॉइंट पे क्या बनेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी पॉइंट पे क्या होती है? ओवरलैपिंग, मिनिमम एनर्जी। अगर एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। कैसे मैक्सिमम। होगी? मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो पर एनर्जी कम कैसे होगा? कम होगा क्योंकि वो आपस जब पास पास आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे, और अट्रैक्टिव फोर्स जब बढ़ते हैं तो क्या बढ़ती है? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। अच्छा। फॉर्मूला पढ़ा था ना पोटेंशियल एनर्जी का, अगर चार्ज के लिए है तो क्या था? Q1 Q2। हाँ भाई यार, ऐसे था। और हाँ। ये तो नॉर्मल चार्ज के लिए होता है, उसमें तो नेगेटिव दिख रहा है। बाकी जगह पे कहीं पे भी अगर एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो बताओ उससे हमारी जो है एनर्जी डिक्रीज करने पे स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो जब बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी कम होती है कि ज्यादा होती है बताओ? ज्यादा होती ज्यादा है। होती है। यहाँ पे एटम दूर दूर थे, देखो यहाँ पे एटम क्या थे? दूर दूर। तो एनर्जी उनके बीच क्या थी? उनके बीच एनर्जी क्या थी बताओ? बहुत कम, मतलब जीरो, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, इन्फिनिटी पे। ये डिस्टेंस कितनी है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे एटम्स कैसे होंगे? दोनों फ्री होंगे, कोई सिस्टम नहीं बनेगा। जैसे जैसे पास लाओगे वैसे वैसे कौन से फोर्स डोमिनेट करेंगे बताओ? अट्रैक्टिव फोर्स। कौन से फोर्स? अट्रैक्टिव। अगर बहुत पास लाए तो फिर कौन से फोर्स डोमिनेट करने लगेंगे बताओ? रिपल्सिव। हाँ, ये गैसेस में पढ़ाया था हमने, है ना, रियल गैस के लिए। Yes, sir. तो वैसे ही यहाँ पे होता है। हाइड्रोजन एटम्स भी तो क्या है? एक तरीके के, इनको गैसेस मॉलिक्यूल्स मान सकते हो, उन पे भी ये लागू होगा। ज्यादा पास लाओगे तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स बढ़ेंगे। सब मतलब जब अट्रैक्शन होता है तब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है ना? हाँ ठीक है, जब अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। जो ये मिनिमम एनर्जी होती है ना, ये जहां पे, तो ये डिस्टेंस जो इधर आएगी इंटरन्यूक्लियर, इसी को क्या बोलेंगे बताओ? बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। अरे जब ये बॉन्ड बनाएगा ना, तभी तो बॉन्ड लेंथ आएगी, ये वाली। तो ये यहाँ पे दिख रही ना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यही वाली है कि नहीं? यस सर। बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। सर थोड़ा ऊपर करो ना। हम्म, सबका हो गया ये? सर एक बार वो यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन वाला पॉइंट दिखाओ ना। सर थोड़ा सा नीचे करो।
समझ में आया? हो गया सर, थैंक यू सर। ये ग्राफ भी प्लॉट कर लो। बताओ जब इन्फिनिटी पे होते हैं तो एनर्जी कितनी होती है मॉलिक्यूल्स के बीच की, सिस्टम की? 0. और जैसे जैसे पास आते हैं तो वो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है ना? फिर Yes, किस sir. डिस्टेंस पे आके मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं? बॉन्ड लेंथ पे, जहाँ पे बॉन्ड बनता है ना, वहां पे एनर्जी मिनिमम होती है। लेकिन अगर उसके बाद भी हम उनको पास पास लाएंगे तो वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना बंद कर देंगे और धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी घटते घटते जीरो हो जाएगी, उसके बाद फिर पॉजिटिव भी हो जाएगी। और जैसे ही पॉजिटिव होगी तो कौन से फोर्स होते हैं, बोलो? रिपल्सिव। Repulsive. हाँ, तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन से फोर्स आ जाएंगे? Repulsive. हाँ, सर लॉस ऑफ मतलब गेन ऑफ एनर्जी से इंस्टेबिलिटी आती है ना? हाँ, अगर एनर्जी लोगे तो हम स्टेबल नहीं रहेंगे। जैसे तुमने देखा होगा, कोई बच्चा छोटा होता है ना, तो उस बच्चे के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी रहती है, तो वो खेलता कूदता रहता है हर तरफ ज्यादा, है ना। लेकिन कोई अगर ओल्ड एज में रहता है, कोई सीनियर सिटीजन टाइप का, तो वो क्या होते हैं, अपना बैठे रहते हैं, पेपर वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं, ज्यादा एनर्जी नहीं उनके अंदर रहता है, तो स्टेबल होते हैं काफी, है ना। स्टेबिलिटी बढ़ती है तो अपना एक जगह बैठ गए तो स्टेबिलिटी से बैठे हुए हैं। लेकिन कोई छोटा बच्चा बहुत अनस्टेबल होता है, इधर उधर घूमता रहता है, एक जगह नहीं बैठता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। तो वो रिस्पेक्टिव है, जो उसका साइज भी छोटा है उसके हिसाब से उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो यही चीज यहाँ पे भी लगती है। तो जब हाइड्रोजन एटम की स्टेबिलिटी कम थी तो वो बहुत फ्री थे ना, अलग अलग थे। जब उनको हमने एक साथ पकड़ के केमिकल बॉन्ड से बॉन्ड कर दिया, हेल्ड कर दिया, तो उनकी एनर्जी मिनिमम हो गई। एटम्स में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, तो उसको निकाला जा सकता है। तो ये बोल सकते हैं कि एटम्स ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि एटम में से कुछ निकल रहा है। एटम को आधा आधा काटा नहीं जा सकता। एटम कुछ बॉल जैसा नहीं है कि उसको ब्रेक करके काटेंगे, नहीं। उसमें से उसके पार्टिकल निकालो, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सब निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, प्रोटॉन को रिमूव करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन चाहिए, समझ गए? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब। एज नहीं, इसमें एजिंग का मतलब क्या होता है? एजिंग वो वाली चीज होती है जो फिजिकल होती है, मतलब जो हम लोग देखते हैं। उसमें क्या होता है, एजिंग का मतलब है कि उसके ऊपर कोई लेयर जम गई, उसकी कोई रिएक्शन हो गई। एटम तो खुद में ही एजिंग का रीजन है, तो उसकी एजिंग क्यों होगी भाई? जो खुद दूसरे को एज करता हो उसकी एजिंग कैसे होगी? एटम की वजह से ही तो बाकी चीजों की एजिंग होती है, पुरानी हो जाती हैं ये सब। एटम तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल चीज की कुछ पर्टिकुलरली एजिंग नहीं होगी। उसकी रीजन, उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ एटम, डिफरेंट डिफरेंट जो थिंग्स हैं उनके अंदर चेंजेस होता है रिएक्शंस की वजह से। तो एटम की वजह से एजिंग नहीं होती, केमिकल रिएक्शंस की वजह से, फिजिकल चेंजेस की वजह से होता है। तो ये याद रखें। तो एटम जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे ऐसे नॉर्मली। हाँ, उसमें केमिकल रिएक्शन कराओगे तो चेंजेस हो जाएंगे। सर वो आपने बॉन्ड लेंथ कैसे लिखा? देखो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी है ना,
मतलब यहाँ पे बॉन्ड जो एटम्स है वो आपस में क्या कर चुके हैं, ओवरलैप कर चुके हैं ना, हाँ सर। तो बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। अब बॉन्ड फॉर्म हुआ तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, क्या है ये, इंटरन्यूक्लियर। इंटरन्यूक्लियर तो इसको क्या बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को, बताओ, कल पढ़ाया बॉन्ड था। लेंथ। तो इसलिए ये इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, समझ ओके गए। सर। आगे बढ़े। अच्छा, कोवेलेंट जो बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, कैसे होते हैं, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। मेरी बात ध्यान सुने। तो हमने पता किया है कि कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। लिखेंगे द कोवेलेंट सर डायरेक्शन प्रॉपर्टीज मतलब? डायरेक्शनल, डायरेक्शनल मतलब उनमें डायरेक्शन होती है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन is formed due to the overlap of 1s orbitals of 2h atoms, 2h atoms। देखो, जो हमारा s ऑर्बिटल है इसका हाइड्रोजन कैसा है, स्फेरिकल है, कैसा है बताओ ये, ऑर्बिटल कैसा है बच्चों, spherical. स्फेरिकल कैसा होता है, सर वो आपने IS क्यों लिखा है? 1s है वो, कहाँ पे, ओके, हाँ सर ओके, मुझे IS लगा। सुनो, बताओ, अगर हाइड्रोजन है क्या इसकी कोई डायरेक्शन होती है, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, कैसा होता है बताओ, इसकी कोई डायरेक्शन होती है क्या स्फीयर की, No, sir. स्फीयर तो सिमेट्रिकल है चारों तरफ से, तो इसमें दूसरा एस एटम किधर से भी अप्रोच कर सकता है ना, Yes, sir. इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से किधर से भी आए, जिस साइड से भी आएगा उसी साइड में उनका बॉन्ड बन जाएगा। मान लो इधर से आया तो यहाँ पे बॉन्ड इस लाइन को ज्वाइन करते हुए बन जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट ऑर्बिटल में हमेशा इस तरीके से ही बॉन्ड हम दिखाएं, ऐसे भी हो सकता है। तो एस ऑर्बिटल में दूसरा एस ऑर्बिटल किधर से भी जुड़ सकता है, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये कैसा होता है, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शन। लेकिन अब बताओ जो बॉन्ड बना है उसकी डायरेक्शन तो है कुछ, इसकी डायरेक्शन है कि नहीं, इस लाइन की, क्या ये लाइन जो है कोई डायरेक्शन रखती है डायरेक्शन ना इसकी, जैसे देखो Yes, sir. यहाँ से कुछ एंगल पे है, इस तरीके से इसका क्या है, डायरेक्शनल है। ये बॉन्ड कैसा है, इसकी हम डायरेक्शन बता सकते हैं, ये बॉन्ड डायरेक्शनल है। सर मतलब बॉन्ड को डायरेक्शनल है, पर इस ऑर्बिटल है वो नॉन डायरेक्शनल है। हाँ, ओके सर। वेरी करता है ना आर्यन, किधर से भी अगर अभी यहाँ से बनाया है, अभी ऊपर से बना देगा अगर, तो अब तो वर्टिकल बन जाएगा, ठीक है।
ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही। आप क्या पूछ रहे हो बताओ, क्या डाउट है, क्या पूछ रहे हो तुम लोग? अभी कोई पूछा है कुछ? नहीं? नो सर। सर बॉन्ड डायरेक्शनल क्यों है वो नहीं समझा, क्योंकि एस ऑर्बिटल तो डायरेक्शनल नहीं है ना। लेकिन उसको जोड़ने वाली लाइन तो डायरेक्शनल है। तुम्हारे पास एक स्फीयर यहाँ रखा है ना, और एक स्फीयर किसी ने यहाँ रखा है, तो क्या ऐसे जोड़ सकते हो? इधर जुड़ जाएगा, नहीं सर समझा। डायरेक्शन में जुड़ेगा ना वो। तो ये है, भले ही ये डायरेक्शनल ना हो, लेकिन उसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये तो डायरेक्शनल है। और लाइन ही यहाँ पे क्या है, लाइन क्या है, ये बॉन्ड, लाइन क्या है, बॉन्ड। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमारा ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है तो ये याद रखना, इसीलिए समझाया था। ऐसे हम आगे चल के देखेंगे कि हर एक मॉलिक्यूल उसका अपना शेप होता है। शेप मतलब वो दिखने में कैसा है। जैसे CH4 जो है वो टेट्राहेड्रल होता है। क्यों होता है ये आगे समझेंगे, फर्दर आगे आएगा। ये सब चीजें एक्सप्लेन होंगी आगे चल करके धीरे धीरे। बट अभी के लिए हमने समझ लिया है कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसी होती है, बोलो, डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? सर वो क्या लिखा है, टेट्रा? हेड्रल। टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, देखो, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ऐसा होता है। जैसे यहाँ पे ये इस तरीके का एक क्या है, ये ट्रायंगल है ना, और ऊपर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, उसको तो यहाँ 2D में नहीं दिखा सकते हैं, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इन तीनों को मिलाओ तो जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, टेट्राहेड्रन। कितने उसमें वर्टिसेस होंगे, 4 है ना, जैसे यहाँ पे बना दिया। सर 3 ट्रायंगल वाला पिरामिड ना। हाँ ऐसे इस तरीके का, मतलब इस तरीके से भी बना सकते हो ऐसे। मतलब सर 3D में मतलब 3 साइड्स हो गए उसके। उसकी कितनी साइड होंगी देखो, एक, जब हम इसको रखेंगे तो एक नीचे होगा ये फेस, है ना, सर नहीं, उसको छोड़ के बाकी उसके 3 हाँ बाकी 3 तरफ होगा, एक ऊपर, एक साइड में, 3 साइड में, और एक टोटल 4 होती है, और ऊपर 3 होती है ना, समझ गए? क्या सेकंड पॉइंट लास्ट वो तो लिख रहा था, अभी बीच में पूछ दिया उसने। डायरेक्शनल इन नेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं इसको, और टेट्रा छुपा हो गया ये। एनीथिंग रिमेनिंग? आगे बढ़ते हैं।
देखो, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये अब इसमें ब्रॉडर पढ़ रहे हैं, अलग से इसको पढ़ रहे हैं। कैसे होता है इसको हम डायग्राम से देखेंगे, ऑर्बिटल्स बना के देखेंगे। देखो, एस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग इन 1s ऑर्बिटल्स। 1s में अगर ओवरलैपिंग होगी, 1s कैसा होता है, ऐसा, और दूसरा 1s भी कैसा होता है, ऐसा। तो ये जो लाइन होगी ना, इसको क्या बोलेंगे बताओ, बोलो, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये हमारा मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा, चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल हो उसके अकॉर्डिंग बनता है, जरूरी नहीं कि H2। ये जो ऑर्बिटल है 1s, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्बिटल जो s है इसका कोई भी शेप नहीं है, कोई भी शेप तो है, सॉरी, इसके कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे जब ऑर्बिटल ओवरलैप होता है तो हमेशा कैसा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनता है बोलो, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। जब हमारा ऑर्बिटल डायरेक्ट ओवरलैप होगा तो हम क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड is formed by the end to end, इसको क्या बोलते हैं, हेड ऑन, हेड टू हेड ऑन ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। सर ये सिर्फ 1s के लिए होता है? नहीं, ये सबके लिए है सिग्मा बॉन्ड अलोंग दी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। वो तुमको एग्जांपल से एक समझाया है, पी के लिए भी होता है, सबके लिए बनाएंगे। इसके टाइप देखो क्या क्या होते हैं, इसको और भी क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप। क्या क्या बोलते हैं बोलो इसको, हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप। इसमें 3 टाइप के आएंगे। पहला आएगा एस ओवरलैप, जो ऊपर सिखाया है ना, एस ओवरलैप। तो 2 हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स ऐसे मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। फिर आएगा sp ओवरलैप। अच्छा बताओ, s तो कैसा है, सिमेट्रिकल है चारों तरफ से, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, बट p जो है उसकी तो डायरेक्शन होती है। ये इसका हेड होता है, ये इसका हेड है, जो लोब है ना, लोब, इसको हम हेड बोलेंगे, ये हेड है, दोनों तरफ किधर से भी ले लो। सर हम्म, सर ये तो मतलब स्पेसिफिकली नाम सिग्मा बॉन्ड क्यों दिया सर, ये तो बॉन्ड ही होता है ना ऐसा। हाँ तो लेकिन अभी ऐसे ओवरलैप हो रहा है, अब किसी में ऐसे भी तो होगा, तो अलग अलग नाम रखने पड़ेंगे ना।
अच्छा मतलब हेड टू हेड हो रहा है इसमें। हाँ, जब हेड टू हेड हो रहा है तो इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस सर है, हेड टू हेड मतलब समझा नहीं। मतलब ये अगर है, इसका तो हेड चारों तरफ है ना, हाँ और अगर ये है ना तो इसके हेड ये होते हैं, ये, और इसकी साइड जो है वो ये होती हैं, ये साइड होती हैं इधर से। ओके समझा। हेड का मतलब है उसका एंड पॉइंट जो है, उसको हेड बोलते हैं। और एसपी में भी होगा, और किस में होगा, पीपी में भी होगा, पीपी ओवरलैपिंग। जैसे ये पी बॉन्ड है और एक और पी बॉन्ड है, पी ऑर्बिटल है। सर पी में साइड बाय ये भी हो सकता है ना? हाँ, तो फिर वो सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा ना। सिग्मा बॉन्ड में क्या होना चाहिए, बोलो। हेड ऑन होना हेड चाहिए। टू हेड टू हेड। तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हमारे बॉन्ड्स हैं, एसपी है, पीपी है। सब में क्या हो रहा है, एक्सिस के अलोंग है कि नहीं बताओ, ये एक्सिस है, इसी के अलोंग हो रहा है, इसके ऊपर ही ऑर्बिटल क्या है, बैठे हुए हैं। तो ये तीनों ही लिखना है तुम्हें, सिग्मा बॉन्ड से लिखो। इसमें कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं। सर डी का नहीं हो सकता? डी का तो उसमें डी में क्या होगा ना, उसकी डायरेक्शन के हिसाब से होगा, उसमें भी होता है, लेकिन ज्यादातर उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, आगे चल के पढ़ेंगे। 4 लोब्स होते हैं ना, उसमें भी तो हो सकता। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन बात ये ना कि एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन का, तो जिसमें डी वगैरह है ना, उसमें ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। तो ज्यादातर डायरेक्टली डी कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता, बनाने को डी बना सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, बट वहां पे चांस ही नहीं आएगा, उससे पहले ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। डी में कितने लोग हैं, 4 है ना। समझा सर। हम्म। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए हमारे, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो ऑर्बिटल को कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एक ऑर्बिटल में, सिंगल इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं बताओ, 2। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो दोनों में पहले से सिर्फ एक होना चाहिए, तभी तो वो शेयरिंग करेंगे। समझ में आया? इसको नोट करें जल्दी से, एसएस ओवरलैप भी नोट करें। सर एक बार लास्ट पॉइंट निकालो। कौन सा लास्ट? सर एकदम लास्ट मतलब नीचे। नेम ऑफ द सिंबल ऑफ बॉन्ड, ये क्या मतलब आर्यन, कैसा वाला, किसमें नेम? सर ये आपने मतलब टेढ़ा 6 बनाया ना, तो वो क्या है? सिग्मा, सिग्मा, ओके सर। इसको बोलते हैं सिग्मा। इस जो जो हमारे पास ये ग्रीक टर्म है, स्पेशल कैरेक्टर ग्रीक जो है, इसका नाम है सिग्मा। ठीक है, ये सिग्मा होता है। एक और सिग्मा भी होता है ऐसा वाला, ये मैथ में पढ़ते हैं, ये बड़ा वाला सिग्मा है, दोनों ही वो एडिशन के लिए। हाँ, तो ये भी सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा होता है।
ये बड़ा सिग्मा है, छोटा सिग्मा, दोनों को सिग्मा ही बोलते हैं। तो हमें यहाँ जहाँ हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें ये साइन बनाना है, इसको सिग्मा पढ़ना है। तो यहाँ पे ये वाला यूज नहीं करना है, यहाँ पे यही वाला यूज करना है। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब हेड ऑन हेड ओवरलैप होता है। कैसा होता है? हेड ऑन ओवरलैप। इसको और भी क्या बोलते हैं? एक्सियल, मतलब अलोंग द एक्सिस ओवरलैप। तो बताओ एक px ऑर्बिटल लिया और एक ऑर्बिटल लिया py, क्या इसमें हो पाएगा? क्या हो पाएगा ओवरलैपिंग? इसमें नो ओवरलैप, सर, सिग्मा नहीं होगा। हाँ इसमें ओवरलैपिंग जो है बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे भी रखा, बिल्कुल पास में यहाँ पे भी रखा और ऐसे बनाया भी, तो कुछ होता नहीं है इसमें, जीरो ओवरलैप होती है। कैसी ओवरलैप होती है? इसका मतलब अगर px लिया है तो दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा? px। अगर pz लिया है तो दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा? pz। अगर py लिया है तो दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा? py। तो अगर ये px है, अगर ये px लिया है तो ये वाला भी क्या लेंगे? px, है ना? यस सर। लेकिन s के साथ अगर लेना है तो कोई भी ले सकते। क्यों? s तो कैसा है? नॉन डायरेक्शनल। यस सर। तो इधर से भी ले सकते हो, तब भी हो जाएगा, है ना? ऐसे भी लोगे तो इसके py के साथ भी कर लेगा, px के साथ भी कर लेगा, और अगर pz के साथ कराया, मान लो अंदर की तरफ है, उससे भी कर लेगा, है ना? तो ये कैसा है? बोलो, s ऑर्बिटल कैसा है? नॉन डायरेक्शनल, इसलिए वो px py सबके साथ कर पा रहा है। लेकिन अब तुम सोच लो कि pz और px कर ले, ऐसा नहीं होगा। py और px कर ले, वैसा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो है हेड आपस में एक दूसरे के सामने आएगी नहीं। सिर्फ कभी आएगी जब कौन सा वाला ऑर्बिटल होगा बताओ? सेम सेम होगा। समझ गए? तो ये तो याद थोड़ा स्क्रॉल अप करो। इसको कॉन्सेप्ट को याद रखना। थैंक यू सर, होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे मिलते हैं। ओके, नोट्स चाहिए क्या किसी को? ये नो सर। सबने नो सर। लिखा है तो यहीं पे नोट कर लिया करो, है ना? सब नोट कर लेते हैं यहीं क्लास में ही। हाँ यस सर। Yes, sir. चलो, इसके बाद भी क्लास है ना?